हेलो एवरीवन, आई एम हनुमत लोधी। दोस्तों, आज मैंने कुछ वेयर एक्ट ख़रीदे हुए हैं। इन वेयर एक्ट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको सीआरपीसी पढ़ना है तो सबसे पहले आपको अगर वेयर एक्ट पढ़ना है तो मैंने ये वेयर एक्ट ख़रीदा। ये बहुत ही अच्छा वेयर एक्ट लगा मुझे। यदि आप इसे ख़रीदना चाहते हैं, आपके आसपास वाइट्समैन पब्लिकेशन कॉम, ये दिल्ली का है, लेटेस्ट है, अभी इन्होंने स्टार्ट किया है। तो ये बहुत ही अच्छा वेयर एक्ट लगा मुझे। आप इसको ज़रूर पढ़ सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। और सीआरपीसी चूँकि एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, एक प्रकार से हम बोलें जितने भी इंडिया में हमारे अधिकतम क्रिमिनल लॉ होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग प्रोसीजर चलती है। यदि जब तक स्पेशल जो कोई सब्सटेंटिव लॉ नहीं बनाया जाता है और उस सब्सटेंटिव लॉ में ये नहीं बताया जाता कि इसकी प्रोसीडिंग स्पेशल लॉ के अकॉर्डिंग होगी, मतलब या वो जो लॉ है उसी में अगर कोई प्रोसीजर दी होती है तभी उस के अकॉर्डिंग होती, नहीं तो फिर सीआरपीसी के अकॉर्डिंग सारे क्रिमिनल लॉ की प्रोसीडिंग होती हैं। तो अगर क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं भविष्य में, तो आपके लिए सीआरपीसी तो बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रोसीजरल लॉ है। उसके बाद आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, और एविडेंस लॉ तो फिर आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना ही है, क्योंकि इसी पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किसी भी व्यक्ति इसी पे एक्विटल भी हो जाता है, कन्विक्ट भी हो जाता है। तो एविडेंस और सीआरपीसी जब आप क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करने की सोचें तो आप अच्छे से पढ़ें। उसके बाद मैंने एक ये वाला वेयर एक्ट ख़रीदा है इन्हीं का, वो है एडीआर का, द आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेटेशन एक्ट 99 से मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996। ये भी बहुत ही अच्छा। अब जितने भी लॉ हैं लगभग जब से भारत सरकार ने 2019 में जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया, और जब से हमारा देश में 370 आर्टिकल 370 हटा है, तब से सारे जो लगभग लॉ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बना दी कि ये सारे लॉ अब आज से, मतलब 2019 की जब के बाद जितने भी लॉ बनेंगे या जो भी पहले से लॉ बन चुके हैं वो सारे अब जम्मू एंड कश्मीर राज्य पे भी अब वो बराबर लागू होंगे जैसे अदर स्टेट में लागू होते थे। तो ये एडीआर का समय अब बहुत ज़्यादा आ चुका है। आप इस एक्ट को अच्छे से पढ़ें। इस पे तो कई कॉलेजेस, कई यूनिवर्सिटीज़ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने एडीआर को लेके सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं। डिप्लोमा, मतलब 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का सर्टिफिकेटेड कोर्स कर दिए हैं। कई आर्बिट्रेशन सेंटर खुल चुके हैं इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल पे। तो आप आर्बिट्रेशन अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसमें अगर आप करियर बनाते हैं आर्बिट्रेशन में तो बहुत अच्छा करियर है, और इसमें आपको लमसम अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और पैसा भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो आर्बिट्रेशन एक्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। इस एक्ट में मैं आपको इन्होंने बहुत अच्छे से लैंग्वेज लिखी हुई है। इनकी लैंग्वेज में आप देखोगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ है कि बहुत ही, मतलब अक्षरों को बड़ा थोड़ा लिखा गया है और इनको लिखने में बहुत ही स्पेस दिया गया है, आप देख सकते हो। तो ये बहुत अच्छे वेयर एक्ट हैं अगर आप ख़रीदना चाहें। इसके साथ साथ एवरी स्टेट, जितने भी स्टेट हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर ये दिल्ली का छाप रहा है तो दिल्ली का भी बस अमेंडमेंट्स है। एवरी स्टेट, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार, जहाँ पे जो भी अगर कोई अमेंडमेंट्स होता है जो भी, तो इसमें वो छापते हैं, बाकायदा उसको पब्लिश किया जाता है। तो बहुत अच्छा एक्ट है। आप अगर इनकी ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। उसके बाद एक मैं ये भी ले आया हूँ, ये है प्रोबेशन ऑफ अफेंडर्स एक्ट 1958। अब आपको मैं इसका बेसिक बता दूं कि एक्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि हमारे देश में हम एक ऐसी थ्योरी ला रहे हैं कि सिर्फ क्रिमिनल को, यदि कोई उन्होंने ऐसा क्राइम किया है जो ज़्यादा ग्रीवियस वाला नहीं है, ज़्यादा हीनियस वाला नहीं है, और यदि अब हम उनको जेल भेजेंगे तो हो सकता है कि वो जेल में ऐसे लोगों के संबंध में आ जाएं, ऐसे लोगों से वो जुड़ जाएं जिससे भी और ज़्यादा बिगड़ने के चांसेस हैं।
तो ऐसे में व्यक्ति को क्या, एक प्रोविशन ऑफिसर होता है उसकी निगरानी में रख दिया जाता है, उसे जेल नहीं भेजा जाता है और वो अपने घर पे ही रहता है, कुछ शर्तों के साथ कि आप अब कोई अपराध नहीं करेंगे, आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। बहुत सारी, जैसे हम बेल जब करवाते हैं किसी क्लाइंट की तो बहुत सारी शर्तें रहती हैं। ऐसे जब प्रोबेशन पे किसी व्यक्ति को छोड़ा जाता है तो वो इस एक्ट के तहत उसे छोड़ा जाता है। और प्रोबेशन जब आपको किसी क्लाइंट को पनिशमेंट होती है तो आप अपने क्लाइंट को इसका फ़ायदा ज़रूर दिलाएं और कोर्ट से निवेदन ज़रूर करें। ये डिपेंड कोर्ट पे करता है कि फिर उस व्यक्ति को प्रोबेशन का लाभ मिलना चाहिए या नहीं। उसके बाद मैं एक लाया हूँ आज मध्य प्रदेश अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। ये हम चूँकि मध्य प्रदेश के हैं तो जो भी लोग बाहर के देख रहे होंगे उनके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक लोकल लॉ है, मध्य प्रदेश के लिए ही एप्लीकेबल है। उसके बाद हम एक लेके आज लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमें अब एक फिक्स करना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट में कब आ सकता है। अब आपकी कोई समस्या 10 साल पुरानी है और 10 साल बाद सोते सोते आप कोर्ट पहुंच जाते हैं कि सर मेरे इन्होंने पैसा नहीं दिया, इन्होंने कब्जा कर लिया, कोई भी आपकी लीगल प्रॉब्लम है, आप कोर्ट पहुंच जाते हैं तो कोर्ट उस चीज़ को मान्य नहीं करेगा, आपकी चीज़ों को एडमिशन नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने एक लिमिटेशन एक्ट बना रखा है कि भैया यदि आपके राइट्स का वायलेशन होता है, कोई आपके पैसे नहीं दे रहा तो उसमें लिमिटेशन है 3 साल की, 2 साल बाद आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन आप तो सोते हुए, वो कहते हैं एक युक्ति भी है मतलब को कि सोते हुए व्यक्ति का कभी विधि साथ नहीं देती है। अगर आप सो रहे हैं, आपके वकील कोई ऐसा अच्छा काम नहीं कर रहा है आपके क्लाइंट, तो आपके क्लाइंट का नुकसान हो जाता है। इसलिए लिमिटेशन एक्ट लाया गया कि उस लिमिटेशन के अंतर्गत उसमें सारी चीज़ें जितनी भी हैं, अपीलें कितने समय बाद होंगी, कौन सी सारी चीज़ें इसमें जितनी भी हैं आपको सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी। तो यदि आपकी स्टेट में जुडिशरी में कोई पीसीएस जो जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है उसमें अगर लिमिटेशन एक्ट है तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। और यूनिवर्सल्स का है, ये यूनिवर्सल्स भी अच्छा लिखते हैं और इनके रेट्स हैं जो बहुत वास्तव में बहुत काफ़ी कम हैं अदर लॉज जो अदर पब्लिकेशन है उसकी अपेक्षा। तो मैंने सोचा एक इस पे वीडियो बना दिया जाए और ताकि लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको शायद कुछ फ़ायदा हो सके। और आप प्लीज़, ये मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप बेयर एक्ट्स अच्छे से पढ़ें। बेयर एक्ट्स को बिल्कुल एक जैसे हम नॉवेल्स पढ़ते थे अच्छे से पढ़ें और समझे, उसमें बिल्कुल एक प्रकार से घुल के उसमें खो जाएं, आप लगे कि आप बिल्कुल उस विधि में, क्योंकि विधि में आप जितनी गहराई में जाएंगे आपको उतनी ही ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। लॉ को सिर्फ पढ़ो नहीं, बहुत ही ध्यान से पढ़ो, समझो चीज़ें, क्योंकि कल आप वकील बनेंगे, आप जज साहब बनेंगे तो आप को लॉ को समझ के उसको एप्लीकेबल भी करना है। इसके साथ सॉरी मैं आपको एक एक्ट और बताने वाला हूँ, वो है साधारण खंड अधिनियम जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। तो अब दोस्तों ये वाला बेयर एक्ट ये वाला जो एक्ट है क्यों लाना पड़ा हमें 1890-70 में ही लाना पड़ा, क्योंकि कई एक्ट्स हैं जिनमें चीज़ें डिफाइन नहीं हैं। तो हमने इसमें लगभग कितनी 50 से 60 डेफिनेशन को इसमें डिफाइन कर दिया और बोल दिया कि यदि कोई डेफिनेशन यहाँ नहीं मिलती तो हम जनरल क्लॉज एक्ट में जाएंगे और यदि कोई डेफिनेशन वहाँ है तो हम वहाँ से जनरल क्लॉजेज एक्ट से उस डेफिनेशन को ले लेंगे। तो बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई हैं और जनरल क्लॉज एक्ट को प्लीज़ आप जब भी आपके सिलेबस में हो तो इसको ज़रूर पढ़ें, आपको मज़ा आ जाएगा जब आप जनरल क्लॉजेज एक्ट को पढ़ेंगे। तो ये भी बहुत ही अच्छा एक्ट है। तो दोस्तों लॉ से संबंधित मैं वीडियो बनाता रहता हूँ अपने चैनल पे, और यदि आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस पर आपको जवाब दे दूँगा। Thank you very much everybody watching this video and stay connected.